हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th एंड 10th। तो हाउ इज द जोश बच्चों, अगेन से हाउ इज द जोश। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी चल रहा होगा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर की जो सीरीज चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस का, जिसमें आपने देखा कि पहले हमने आपको इंटेक्स के कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए, राइट। उनके बाद जो बच्चों हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, तो एक्सरसाइज का फर्स्ट लेक्चर आपने देख चुके होंगे, जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ करवाया है, राइट। तो आज बच्चों हम उससे आगे करेंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है आज का इस लेक्चर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशंस। ठीक है, क्लास 9 के फिजिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं बच्चों, पेज नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक आज हम इस वीडियोस में डिस्कस करेंगे और कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वन बाय वन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, 8000 kg इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स, ठीक है। each of 2000 kg along a horizontal track if the engine exert a force of 40,000 newtons and the track offered friction force of 5,000 newton, okay, then calculate। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कह रहे कि एक इंजन है जो 8000 kg का है, ओके। अब उसके पीछे हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे 5 वैगन्स है, मतलब इंजन के डब्बे लगे हुए हैं, ठीक है। एक का जो मासेस है वो 2000 है, ओके। एंड उनके जो फोर्स है, आप चाहो तो मैं डायग्राम बनाता हूं, आप डायग्राम इसको समझिए, राइट। यानी ये जो है बच्चों आपका क्या बन गया, ये आपका इंजन बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है बच्चों 5 डब्बे लगे हुए हैं। आप अच्छे से बना लेना, 3 हो गए, 3 हो गए बच्चों, 4 हो गए और ये 5 डब्बे हैं। ईच डब्बे जो है वो कितने के हैं बच्चों? 2000 kg का है, 2000 kg का एक वैगन्स है, तो 5 वैगन्स है, समझ रहे बात। और ये जो है इंजन है, राइट। इंजन की जो दे रखा है वो ये कितने दिया हुआ है? 8000 kg दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट कीजिए द नेट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात, आप ये जो बच्चों 8000 kg है, ठीक है, लिख दिया हमने। और ये जो है बच्चों 2000 kg है, मतलब 2000 kg ईच है, क्या है? ईच है, तो हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें देखिए क्या रहा है कि इफ द इंजन exert the force of 40 न्यूटन, ये जो इंजन है, ये इंजन इसको 40,000 न्यूटन के फोर्स से वो खींच रहा है आगे की तरफ। लेट मींस इस तरीके से आप इस पे जो फोर्स लग रहा है वो 40,000 न्यूटन से क्या कर रहा है, ये इंजन जो है इस वैगन्स को अब इधर खींच रहा है आगे की तरफ, ठीक है। आगे देखिए क्या है, एंड द ट्रैक ऑफर द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर फोर्स इस साइड लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इनके अपोजिट लगेगा। तो जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिया है बच्चों, वो कितना दे रखा है आपको? 5000, ठीक है। तो 5000 से हमको फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हमसे क्या कह रहा है, नेट एक्सेलरेशन फोर्स। नेक्स्ट एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेटिंग फोर्स हमसे पूछ रहा है, समझ रहे बात को। तो देखो क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन की भी अगर मैं आंसर दूं इसको, तो सिंपल दे सकता हूं कि अप्लाइड फोर्स बाय द इंजन माइनस अपोजिट फोर्स, सिंपल सी बात है। तो देखो इससे फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन। अगर मैं फर्स्ट का आंसर यहीं पे दे दूं, तो F अगर हमें नेट फोर्स का निकालने के लिए, F नेट निकालने के लिए, तो देखिए 40,000 तो इसको खींचने में लग रहा है, ठीक है, और 5000 इनके अपोजिट लग रहा है, तो सिंपल से लेस कर दो। तो 40,000 माइनस 5000 क्या आ जाएगा? 35,000 न्यूटन, राइट। तो जो नेट फोर्स इंजन लगा रहे हैं ना आगे खींचने के लिए, ये 5 वैगन्स को, इस 5 वैगन्स को खींचने के लिए जो लगा रहे हैं बच्चों, वो कितने? 35,000 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं इसको आगे खींचने के लिए,
समझ रहे बात को? तो पहला आंसर आपको निकल गया। दूसरा में क्या कह रहे हैं बी में, देखिए बी में जो कह रहा है बच्चों आपका द एक्सेलरेशंस, राइट, द एक्सेलरेशंस ऑफ द ट्रेन। अच्छा, ये जो ट्रेन है ये इंजन का नहीं कह रहे, ये वैगन्स यानी ये जो ट्रेन है इसका हमें कह रहा है कि एक्सेलरेशन बताइए, किस एक्सेलरेशन से इसको खींच रहा है। तो हमको क्या चाहिए, मास चाहिए, राइट। फोर्स तो हमने निकाल दिया और मास चाहिए और एक्सेलरेशन आराम से निकाल देंगे। एक्सेलरेशन ही तो कह रहे निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर हम एक की बात कर ले बच्चों, एक का जो मास है ना वो कितना है, 2000 है, और 5 की अगर मैं बात करूं तो कितना मास निकल के आ जाएगा बताइए, कितना जाएगा, 5 गुने 10 कितना हो जाएगा, 10,000, ठीक है ना। 10,000 क्या होगा बच्चों, इसका मास निकल के आ जाएगा ट्रेन का, मास ऑफ ट्रेन बोल दो या वेट ऑफ वैगन्स कह दो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखिए मास आपको आ गया, फोर्स नेट फोर्स निकल के आ गया, तो एक्सेलरेशन आप निकाल लेंगे। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास होता है, समझ रहे हो, ठीक है। अब क्या करो, फोर्स कितना है, 35,000, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 10,000। तो ये 0 से ये 0 खत्म, इसको कर लो तो क्या हो गया 3.5, और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका दूसरा आंसर आएगा, इस पार्ट का आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि द फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन सेकंड, मतलब ये जो पहला वैगन है और ये दूसरा वैगन, तो पहले दूसरे वैगन के रिस्पेक्ट में पहले वैगन पे कितने फोर्स लगता है, समझे। तो अब यहाँ पे ये आपको दूसरा पार्ट का आंसर हो गया। तीसरा पार्ट पे देखिए, फोर्स, थर्ड पार्ट में लिख दूं, थर्ड पार्ट लिख दिया, चलो, फोर्स ऑन फर्स्ट वैगन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड्स, ये कह रहा है ना, देखिए कह रहा है ना, फोर्स ऑफ वैगन फर्स्ट ऑन वैगन सेकंड, तो फोर्स ऑन वैगन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड्स, तो सिंपल सी फॉर्मूला क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन लिखेंगे, ठीक है। तो मास आपको पता है कि वैगन यानी इसको जो खींच रहा होगा तो ट्रेन खींच रहा होगा, तो मास आपको पता है इंजन का कितना है बच्चों, 8,000, ठीक है। कितना है मास इसका, इंजन का 8,000 है, और एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला 3.5, ठीक है। तो फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8,000, राइट, क्या होगा 8,000 और 35 बाय हमने 10 कर दिया पॉइंट हटा के, तो इस 0 से ये 0 को कैंसिल हो जाए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट, चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, 35 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देख लेते हैं। 8 × 40 के 0 हाथ में 4, 8 × 24, 24 तो क्या हो गया 28, 28 24 4 28 है बच्चों, तो 24 4 यानी 2 8 और ये 2 0, तो इतना क्या होगा न्यूटन फोर्स लग जाएगा बच्चों, कितना होगा 28 यानी 2800 न्यूटन जो है ना फोर्स लगा रहा होगा फर्स्ट वैगन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वैगन, राइट। तो आई होप ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, और दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो आई होप ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छे से, वेरी गुड। आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये लगा देना, ये जो है ना फर्स्ट वैगन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वैगन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। डू यू नो फोर्स क्या है, तो F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू ma हो गया ना, m इनटू a, ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दिया, रिजल्ट आ गया, क्लियर, बढ़े आगे, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन, क्या है बच्चों, एन ऑटोमोबाइल्स व्हीकल हैज अ मास, ठीक है, कह रहे एक ऑटोमोबाइल्स है जिसका जो मास है वो आपको 1500 kg दे रहा है, ठीक है। What must be the force between the vehicles and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meters per second, right? तो मान के चलो कि ये कोई ग्राउंड लेयर ले लिया हमने, ठीक है, तो इसमें कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर का या कोई बॉडी मान लीजिए कोई व्हीकल्स है, तो इसका जो मास दिया हुआ है ना वो कितना है 15
100 kg है, ठीक है। तो कह रहे व्हाट शुड बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल्स। अब कह रहे व्हीकल्स और रोड के बीच में क्या फोर्स एक्ट होगा, यानी फोर्स इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं आप, व्हाट कह सकते हैं, ठीक है। टू बी द स्टॉप विद द नेगेटिव एक्सीलरेशन, जिसका इनका जो एक्सीलरेशन दे रखा है -1.7 मीटर और सेकंड स्क्वायर, ये नेगेटिव दे रखा है और आपसे फोर्स पूछ रहे हैं। तो अभी मैंने वैसे बताया आपको कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास की वैल्यूज कितनी है, 1500 है, तो 1500 और ये क्या होगा 1.7, ठीक है। अब इस पॉइंट को आप चाहो तो हटा दो, तो नीचे 1 लिखेंगे और 1 डेजे क्या 0 लिखेंगे, इस 0 से ये 0 कट। अब आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। तो 17 को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 7 पंचे 35 के 5 हाथ में और 3, ठीक है। 5 2 5 3 8 और ये हो गया 7, ये हो गया 15, 5 8 7 15 और ये हो जाएगा 2। इट मींस कितना है फाइनली, अगर मैं बात करूं और ये जो एक्सीलरेशन है ना ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव का सिंबल लगा देना, -2 5 दैट न्यूटन आ जाएगा, राइट। तो कितना होगा माइनस आ जाएगा और ये जो फोर्स क्या हो रहा है नेगेटिव आ रहा है, अपोजिट फोर्स लग रहा है, यानी दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स होता है। इसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हैं, क्योंकि जब भी फोर्स नेगेटिव आता है ना वो फ्रिक्शन फोर्स ही कहलाता है। समझ आ गया कितना आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको कह भी रहा है कितने फोर्स लग रहे हैं दोनों के बीच में, किसके बीच में, व्हीकल्स एंड रोड के बीच में जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो कितना लग रहा है 2550 न्यूटन का इस रोड और व्हीकल के बीच में फोर्स। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बहुत इजी है बच्चों। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी v। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है बच्चों की मोमेंटम, राइट, क्या होता है मोमेंटम, राइट। तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी होता है, राइट, मास इनटू वेलोसिटी। तो देखो मास के लिए हमको क्या दिया हुआ है m, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे m, और वेलोसिटी के लिए क्या दिया हुआ है v, और मोमेंटम को हम लोग क्या बोलते हैं p। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया m इनटू v। अब आपको चेक करना है कि क्या ये ऑप्शन है, और अगर ये ऑप्शन है तो आप टिक कर देंगे। तो पहला ऑप्शन है नहीं बच्चों, दूसरा भी, तीसरा भी, डी है बच्चों फोर्थ। तो फोर्थ क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो गया मास इनटू वेलोसिटी। अच्छे से याद करेंगे, इस पे आपको न्यूमेरिकल देखने को भी मिलेगा, है ना। चलिए नोट कर लिया आपने इसको, ओके। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, कुछ इस तरीके से मान लो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन का। कितना लगा रहे हैं 200 न्यूटन का इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। आगे चलिए पढ़ते हैं, कह रहे वी इनवाइट टू मूव वुडन कैबिनेट अक्रॉस द फ्लोर। अच्छा, अब ये फोर्स लगा करके चाहता है कि ये कैबिनेट मूव कर जाए, है ना, ये कैबिनेट मूव कर जाए, तो हमसे पूछ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है, ओके। सो व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जितने फोर्स ये लग रहा है बच्चों और ये कांस्टेंट में है, तो उतने ही क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट हो जाएगा, जब भी ये कांस्टेंट में रहेगा। समझ रहे बातों को। तो यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा बच्चों FRICTIONAN, फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा वो आपका हो जाएगा -200 न्यूटन कर देंगे, क्योंकि जितने फोर्स उस पे एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स अपोजिट करेगा, जब तो उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा ना। सो अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू क्या हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो आई होप ये बात समझ में आ रहा है, इस वजह से कोई पार्टिकल्स मूव नहीं करेगा। डन, चलिए नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है,
और काफी अच्छा भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे आप। ओके, सो चलिए मैं देखता हूँ, आपको पढ़ के बताता हूँ और आपको समझना भी। टू ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास इज 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देखो जो जो क्वेश्चन में कह रहा है ना बच्चों, जब भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना तो उसके बहुत इजी आंसर्स होते हैं, बट बच्चे उसको देख के ही छोड़ देते कि सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। तो बच्चों डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और जो जो कह रहा है उनको फील लो और वो बातें लिखते चलो जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलिए तो देखो सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट है, तो हम दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, मान के चलो ये हमने एक सरफेस ले ली। एक मिनट बच्चे, क्वेश्चंस जो है एक मिनट, हमने क्या ले लिया, अब देखो ये हमने एक सरफेस ले लिया, अब यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसलिए मूव कर रहा है। अब इसका जो मासेस है बच्चों, इसका जो m1 मासेस दे रखा है 1.5 kg दे रखा है और इसका भी जो मासेस है वो 1.5 kg ही दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए कह रहे व्हाट अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, मतलब ये ब्लॉक अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है, जब भी तो अपोजिट डायरेक्शन होगा ना। अगर ये इधर जा रहा है तो वो इस साइड से आ रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया। ठीक है सर, आगे द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है बिफोर द कोलिजन, टक्कर लगने से पहले की बात बता रहा है। तो टक्कर लगने से पहले की बात की जो अगर वेलोसिटी होता है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। तो u1 कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड और यहाँ का जो u2 होगा बच्चों वो क्या हो गया -2.5। अब आप ये सोच रहे होंगे सर यहाँ पे तो आपने प्लस लिया, यहाँ पे माइनस क्यों लिया, क्योंकि बच्चों ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना इसीलिए, और ये इधर जा रहा है द पॉजिटिव, ये अपोजिट है सेम नेगेटिव। ठीक, तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए जी जब कोलिजन हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू गियर, अभी जब कोलिजन हो जाता है दोनों टकरा जाते हैं, मान लो यहाँ टकरा जाते हैं तो दोनों साथ साथ चलना स्टार्ट करता है, यानी जब कोलिजन हो जाता है तो दोनों साथ साथ चलता है। इसमें जो v1 है बच्चों वो v के बराबर हो जाएगा और ये जो v2 है ये v2 के बराबर, v के बराबर, क्योंकि जब दोनों मिल जाएगा तो दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, जुड़ करके एक बड़ा वेलोसिटी बन जाएगा, समझ रहे हो ना, यानी v बन जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, अब इसकी वेलोसिटी तो आपको पता है बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इक्वल टू टोटल नंबर आफ्टर द कोलिजन, राइट। दैट मींस आप ये लिख सकते हैं m1 into u1 प्लस m2 into u2 इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों m1 into v1 प्लस m2 into v2, राइट। दैट इज द फॉर्म, यही तो कहता है कि नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू मेंशन करेंगे, आपके पास वैल्यूज हैं। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते हो तो देखो m1 की वैल्यू क्या है बच्चों 1.5, ओके, और u1 की वैल्यू क्या है 2.5, ठीक है, प्लस m1 की वैल्यू 1.5। अब यहाँ पे देखो ये ध्यान रखना है कि जो हमारा v2 है ना, u1 जो ये नेगेटिव है ना, ये चीजें ध्यान रखना है। अब आप यहाँ पे देखिए 1.5 इंटू क्या होगा बच्चों, सिंपल सी बात है 1.5। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों 1.5 प्लस 1.5 और हमने यहाँ पे क्या करेंगे v कॉमन ले लेंगे। आप चाहे यहाँ लिख सकते हो ना कि देखो v1 v2 क्या है v के बराबर है, तो v कॉमन ले लिए, एक पार्ट चाहो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सिंपल सी बात है। क्योंकि यहाँ पे चलो यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। देखो दिस पार्ट और दिस पार्ट को सॉल्व करोगे बच्चों क्या होगा 1.5 इंटू 2.5 माइनस 1.5 इंटू 2.5। अब यहाँ पे देखो हमने v कॉमन ले लिया था, 1.5 और 1.5 क्या आ गया 3 आ जाएगा। तो देखो दिस पार्ट से दिस पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू क्या होगा 0/3 क्या होगा 0। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो आपका क्या निकल के आ जाएगा 0। और यही आपसे पूछ रहा है
कि वेलोसिटी विथ कंबाइन आफ्टर द कोलिजन, जब दोनों ऑब्जेक्ट कोलिजन करने के बाद जो उनका वेलोसिटीज होगा ना वो जीरो निकल के आ जाएगा। वो क्या होगा? जीरो निकल के आ जाएगा। समझ आ रहा है अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों क्वेश्चंस, तो इसको अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर? चलिए आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा तो देखो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, अगर कोई एक्शन होता है ना तो उनके अपोजिट एक रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है कि नहीं? ओके। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, तब तक वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। ठीक है, चलिए इसी बेस पे है ये क्वेश्चन। तो व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो बैक चला जा रहा है ऑन अस विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अच्छा, और वो फोर्स कैसा लगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मैसिव, मैसिव, वो ऑब्जेक्ट जो है बच्चों बहुत बड़ा है, मैसिव है, राइट? सो ट्रक पैक्ड अलोंग रोड साइड, तो उस ट्रक को क्या कर रहे हैं बच्चों? रोड के साथ, यानी उनको पार्क कर दिया है। इट विल बी प्रोबेबली नॉट, शायद वो मूव कर पाएगा क्या या नहीं? लेट्स सी। सो स्टूडेंट जस्टिफाइज द दिस आंसरिंग दैट वी टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसल ईच अदर, या कमेंट ऑन दिस लॉजिक, या एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव। तो कह रहे स्टूडेंट को इस पे क्या करना है, अपना एक आंसर तैयार करना है, अपना एक लॉजिक तैयार करना है कि क्या वो ट्रक मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो ये आपको बताना है। समझ में आया? देखो अगर इसके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है ना, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी स्टूडेंट जो जस्टिफिकेशन किया है ना ये रॉन्ग है। बिकॉज क्या रीजन, यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर डिफरेंट मासेस होती है, डिफरेंट फोर्सेस भी होंगे, है ना? चलिए इन बातों को मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रखा है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, बहुत इजी है, आसान है, आप लिख पाएंगे अच्छे से, है ना? चलिए तो इनको देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा, ये लिखा गया है स्टूडेंट जस्टिफिकेशन इज रॉन्ग, पहला कंडीशन तो ये आंसर निकल गया। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो जस्टिफिकेशन किया है ना वो रॉन्ग है। कैसे है ये देखिए, क्या है? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जब भी एक्शन होता है या रिएक्शन होता है तो दो अलग ऑब्जेक्ट पे होता है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सरफेस ले लिया और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लगाया, ये ऑब्जेक्ट जो इस सरफेस पे एक्ट करेगा तो सरफेस पे इसको एक्ट करेगा, इसलिए ये ऊपर नीचे जंप करेगा, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक है ना? तो वही कह रहे हैं एक्शन एंड रिएक्शंस ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। और डू यू नो, इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फिर हमने लिखा देयरफॉर दे कैन नॉट कैंसल ईच अदर, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसल और नहीं कर सकते। हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा हो, जब उसका बड़ा होगा तो मास बहुत ज्यादा होगा, तो मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, बाकी चीजें आप समझदार है, समझते होंगे। ठीक है ना? सो अ मैसिव ट्रक हैज अ हाई मास, ऑब्वियसली वही बात कह दिया कि एक अगर मैसिव ट्रक होगा तो उसकी वेट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, मासेस होगा बहुत ज्यादा होगा, तो इनर्शिया भी बहुत ज्यादा होगा। आगे देखिए, एज द रिजल्ट इट हैज हाई इनर्शिया, वही बात मैंने कहा कि अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि मास इनर्शिया पे ही डिपेंड होता है। ओके, सो therefore the friction between tires and the roads is very large। टायर्स और रोड के बीच के जो फ्रिक्शन फोर्स होगा ना बहुत ज्यादा, क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, एज अ कंपेयर्ड
to the fuse and therefore truck does not move that. तो इसी वजह से जो ट्रक है बच्चों वो मूव नहीं कर पाएगा ड्यू टू फ्रैक्शन फोर्स, और वहां पे जो फोर्स लग रहा है बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से जो ट्रक है ये ट्रक मूव नहीं करेगा। वही पूछ रहा है ना, एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, क्यों मूव नहीं कर रहा है, समझ आ रहा है ना, क्योंकि टायर, क्योंकि ये चीज याद रखना टायर्स और रोड के बीच में क्या होता है बच्चों, वेरी लार्ज फोर्स, मतलब आप जैसे में कांटेक्ट करके रखता है, जिस वजह से वो रोड साइड से गिर नहीं सकता। आई होप क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया ना। चलिए आप चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, तो इस लेक्चर में बच्चों इतने ही क्वेश्चंस लिए गए थे, राइट। तो मिलेंगे नए लेक्चर के साथ बहुत जल्दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो से जिन बच्चों को बेनिफिट होता है बच्चों, उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाओ। मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।